नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश दुनिया की खबरों पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, लेकिन दुनिया की जो खबरें हैं बड़ी महत्वपूर्ण हो गई और वो दुनिया की खबरें पूरी दुनिया में एक तबाही, हड़कंप, हंगामा मचाए हुए हैं। खासतौर से अमेरिका से आने वाली खबरें, खासतौर से वॉशिंगटन से आने वाली खबरें, ईरान से आने वाली खबरें, वेनेजुएला से आने वाली खबरें और उनका भारत पर क्या असर है, इसकी चिंता हम सबको रहती है और उस पर हम चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों के जानकार होने चाहिए, इसलिए हम याद करते हैं शिवकांत जी। शिवकांत जी बीबीसी के हिंदी के एडिटर रहे हैं, लंबे समय से पत्रकार रहे हैं, लंदन में रहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं। उनका स्नेह बना रहता है तो हम उनको परेशान करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको हम परेशान करते हैं, लेकिन क्या नहीं करें, नहीं धन्यवाद। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हक है कुछ ना हो तो आपको याद करना पड़ता है। जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आपने इतनी खिचड़ी, अभी दिल्ली में, हिंदुस्तान में खिचड़ी पर्व चल रहा है, लेकिन ये तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो खिचड़ी बनाई है, ये समझ नहीं आ रही। कुछ प्राइज वाइज हमको भी दिलवाइए, नोबेल पीस प्राइज नहीं, कुछ छोटा दिलवाइए आपके नाम के जो हो उसमें से, जैसे ट्रम्प साहब को दिलवाया है आपने। ये व्यवस्था का संकट है। ट्रम्प साहब को जो मिला है वो अगर थोड़ी सी भी गरिमा होती, मचाडो जो कि विजेता हैं उन्होंने गरिमा दिखाई। उन्होंने, क्योंकि उनके देश के लिए जो ट्रम्प ने जैसे भी किया वो उनको पसंद आया, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको नहीं मिला, आप उससे नाराज रहते हैं, तो मैं अपना भेंट किए देती हूँ। तो ऐसे में बड़प्पन क्या होता है कि आप धन्यवाद करें। जैसे मतलब ओछे लोगों को भी इन्होंने वहाँ भोज कराया है, दावत हाँ, दी है, जनरल मुनीर जैसों को, जनरल मुनीर तो इनको दावत देते और और कहते थैंक यू। खुशी खुशी जो है वो उनका, उनकी प्रशस्ति, उनका पदक उनको लौटा देते। उस प्रशस्ति से क्या हासिल होगा इनको? तो मतलब इसको ये भी नहीं कह सकते, जो कहावत याद आती है, बंदर के हाथ में उस्तरा, क्योंकि उस्तरा नहीं है तो शांति पुरस्कार है लेकिन फिर भी मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर आप वो दे दें प्रशस्ति, तो तो भी वो भी पूछेगा कि इसमें क्या लिखा है, कुछ मेरे लायक है कि नहीं है। जब उसका नाम ही नहीं है तो आप क्या करेंगे उसको, वहां तस्वीर कहाँ लगाएंगे उसको? तो ये तो बिल्कुल अनिर्वचनीय जो दशा है वो है, इसके बारे में क्या कहें। लेकिन और सर ये यही दशा पूरी दुनिया की व्यवस्था की इन्होंने कर दी। कर दिए। इसीलिए मैं एक चीज समझना चाह रहा था कि जो ट्रम्प साहब नोबेल पीस प्राइज के बहुत इच्छुक हैं, और अब तो समझ ही आ रहा है, लेकिन वो हर दिन सुबह उठते हैं। हमको तो लगता है कि सुबह सुबह उठे तो रात को ट्रम्प साहब ने, जो कि अमेरिका में दिन होता है, कहीं और जंग ना छेड़ दी। तो दुनिया भर में तो जंग छेड़ने में लगे हुए हैं, तमाम तरीके का उत्पात मचाए हुए हैं। फिर ये नोबेल पीस प्राइज की, मतलब ये कंट्राडिक्शन, पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स, क्या कहें इसको। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है जहां तक उनकी नजर की बात है। उनकी नजर, उनकी बात, अभी अभी उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया था, उनके जो डिप्टी हैं उनका इंटरव्यू आ गया था, और लब्बो लबाब उसका मिला के ये है, जिसके पास ताकत है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो कुल मिलाकर के न वो किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून में, तुम, मैं मानता ही नहीं उसको। तो उनसे पूछा गया कि भाई किसी का कोई तो नैतिक कंट्रोल होगा, तो उन्होंने कहा मेरा अपना नैतिक कंट्रोल है, जहां मुझे लगेगा कि ये नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं कहूंगा। तो नैतिक कंट्रोल तो है, लेकिन वो मेरा अपना है, मेरा अपना किसी है। व्यवस्था के कंट्रोल में मैं काम नहीं करूंगा। तो ये तो निरंकुशता है ना, तो अब निरंकुश व्यक्ति है। जी, अब ईरान को लेकर सर, जिस तरह से अभी तो वो जो प्रदर्शनकारी थे लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं, मारे जा रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजार मारे गए हैं, पता नहीं, लेकिन वहां प्रदर्शन चल रहा था। और ट्रम्प साहब ने अभी पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, कि जो हेल्प इज ऑन द वे, कि भाई मेरी मदद वहां आ रही है, तुम लड़ाई लड़ते रहो। और अब फिर वो बदल गए हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, यहाँ तो अब कुछ हो नहीं रहा, प्रदर्शनकारियों की मौत नहीं हो रही। क्या विड्रॉ किया है, बैकआउट किया है, क्या डील कोई हो गई है क्या? देखिए, अंदर खाने डील तो नहीं हुई है, लेकिन इनको ये समझ में आ गया, दो तीन चीजें फंसी हुई हैं इस वक्त। एक तो ये चिंतित है इस बात को लेकर के, क्योंकि जैसे ही इन्होंने वो बयान दिया था तेल के दाम बढ़ने लगे थे।
जी और तेल के दाम बढ़ने का मतलब ये है कि इनके यहाँ जो महंगाई है, और सब बातें तो ठीक है कि आपने टैरिफ लगा लिए, उसकी वजह से 200-250 बिलियन इनके पास और मुद्रा आ गई है, इनका व्यापार घाटा खत्म हो गया है कुछ दिनों के लिए तो कम से कम। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो नीचे नहीं आ रही है। और हालांकि इस बार के जो 2 आंकड़े आए उनमें ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो कीमतों में उछाल है, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में गिरावट नहीं है। चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, अब इनको चुनाव प्रचार में लगना है, मध्यावधि जो चुनाव होने जी हैं, उसमें अगर पार्टी की हार हो जाएगी, तो अमेरिका में ये होता है कि जो फाइनेंशियल मैटर्स जैसे बजट है, जी तो वो कांग्रेस के हाथ में रहता है, वो इनके हाथ में नहीं है। इस बात में तो नहीं रहता। वहाँ ये सेपरेशन ऑफ पावर है कि एग्जीक्यूटिव जो मतलब कार्यकारिणी है वो खर्च करने के लिए, पैसा उगाने के लिए स्वतंत्र है अपनी मर्जी से, लेकिन उस खर्च की मदें क्या होगी, वो कितना होगा, कितना क्या आप हिसाब। उधार ले सकेंगे, कितना नहीं ले सकेंगे, वो तय कांग्रेस से कराना होता है। तो वहां अगर आप हार गए, वहां जो है बहुत मामूली बहुमत है, अगर वो बहुमत नहीं रहा केवल कांग्रेस में, सेनेट में तो शायद ये फिर भी बने रहेंगे, निकाल लेंगे तो सेनेट में तो इनके लिए मुश्किल है, तो हम्म, इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो ये है, तो एक तो ये घरेलू समस्या है। 2 केस हैं जो आ रहे हैं अभी। एक तो अदालत ने 2 बार उसको स्थगित कर दिया है जो फैसला देना है, और फैसला ये है कि जिस आर्थिक आपात स्थिति की घोषणा करके इन्होंने पूरी दुनिया में ये जो लिबरेशन डे टैरिफ लगाए हैं, अरे पगला। ये ये वैध है कि नहीं है? क्योंकि अमेरिका के कानून के अनुसार अगर आप कहीं किसी देश पर, और इतने सारे देशों पर जो टैरिफ लगाते हैं, तो उसके लिए भी कांग्रेस की अनुमति जरूरी है। आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, वो ली नहीं इन्होंने। और उसका रास्ता इन्होंने ये निकाला, इन्होंने ये कहा कि साहब इतनी बुरी हालत हो गई है, हमारा बजट घाटा इतना बढ़ गया है, तो इन्होंने उसको आपात स्थिति घोषित कर दिया। ये आर्थिक आपात स्थिति है। हाँ फाइनेंशियल तो ये इमरजेंसी। आर्थिक आपात स्थिति है कि नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो अब ये 2 बार से उसका स्थगन के बाद कुछ लोगों को ऐसा भी लगने लगा है कि शायद फैसला इनके पक्ष में आने को हो, क्योंकि वहां भी इन्होंने दक्षिणपंथी जज जो है वो भरे हुए हैं। भारत में लोग चिल्लाते तो हैं कि न्याय व्यवस्था जो है स्वतंत्र नहीं है, व्यवस्था। जी फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, लेकिन जिसके पास जाके आप शिकायत करते हैं, रोते हैं, उसकी न्याय व्यवस्था देखिए ना, वो तो खुलेआम, वहां तो पार्टी पॉलिटिकल बेसिस पे ही जजों के चुनाव होते हैं, और वो आजीवन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज चुन के भेज दिया और वो 2 साल बाद या 2 महीने बाद उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, वो तो जीवन भर आपका नासूर है। तो ऐसे इन्होंने बिठा लिए हैं, तो वहां 6 और 3 का आंकड़ा है 9 में से 6 जो हैं वो कंजर्वेटिव माने जाते हैं, दक्षिणपंथी, और 3 जो हैं वो लिबरल माने जाते हैं। तो अब वैसे तो मतलब उनकी मतलब पार्टी का झुकाव तो सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, पूरी दुनिया की नजर रहती है, तो कई बार उनके फैसले जो है वो तटस्थ भी आते हैं। तो ऐसा कोई इनको भरोसा नहीं, इनको पटकी मिल जाए, तो ये उसकी तैयारी तो किए हुए हैं, लेकिन वो एक बड़ा इनके सामने चुनौती है। और दूसरी चुनौती है ये फेडरल रिजर्व, जिससे सिंगे लड़ा रहे हैं। फेडरल रिजर्व वहां का केंद्रीय बैंक है जिनका बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। उसमें पहली बार इनके इतिहास में, 100 साल का इतिहास है केंद्रीय बैंक का, उसमें पहली बार एक काली लीसा कुक जो है वो गवर्नर बन के आई थी। वो इनको फूटी आंख सुहाई नहीं, तो उसके ऊपर जैसे जो है वो रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर इन्होंने केस कर दिया है कि साहब या तो वैसे ये जो है वो भ्रष्ट हैं, और या अयोग्य हैं, क्योंकि इन्होंने जो जो इमारत बन रही है उस इमारत में जो खर्चा भी खुद जो है वो निर्माण व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इनको अच्छा हाँ, नहीं लगा होगा। तो खैर वो झगड़ा चल रहा, तो उसके फैसले, उसको इन्होंने कहा था कि मैं हटाना चाहता हूँ। वो चली गई अदालत में, उसने कहा कि मैं तो जो है वो केंद्रीय बैंक की गवर्नर हूँ, राष्ट्रपति मुझे नहीं हटा सकता। तो वो केस चल रहा है, उसका भी फैसला आना है। तो अगर उसमें अदालत ने ये कह दिया, और वो तो मतलब 2038 तक गवर्नर बनी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरह से ही है
एक बार आप गवर्नर बन गए, उसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। तो अगर वो नहीं हटी, अगर रीइंस्टेट हो गए, उसके बाद वो जो मर्जी करें, तो इनके लिए बहुत बड़ा आघात होगा। तो ये दो चीजें घर में फंसी हुई हैं, तेल के दाम वाली बात है, और तीसरा मुझे लगता है कुछ इनको या तो सलाह दी गई है या सुबुद्धि कहीं से आ गई है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान पे अगर आप हवाई हमला भी करेंगे, क्योंकि पैदल सैनिक तो जो जो ये कह रहे थे कि हेल्प इज ऑन द वे, वो हेल्प ये थी कि हम बम गिरा देंगे कहीं। तो अगर आपने उल्टा सीधा बम गिरा दिया और वहां अगर दंगे शुरू हो गए, पहली बात तो ये है कि अगर आपने सत्ता से बेदखल भी कर दिया खamenei साहब को, तो इस स्थिति में वहां नहीं है कि जैसे एक व्यक्ति चला गया तो कोई लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगी या कोई और उनकी जगह आ जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं है क्या होगा। उनका रिकॉर्ड ये है, इन्होंने जहां जहां टांग अड़ाई है, चाहे वो अफगानिस्तान में लड़ाई हो, चाहे वो इराक में लड़ाई हो, चाहे वो सीरिया में लड़ाई हो, वहां वहां बंटाढार हो गया है। उसके बाद जो भी थे वो ताना, सब जगह ही तानाशाह थे। उन तानाशाहों को हटा करके आपने जो लोगों को सपने दिखाए थे, जो कल्पनाएं की थी, वो तो पूरी नहीं हुई ना। उसका तो ऐसा भयानक असर हुआ। सीरिया में तो आपने आईसिस को पैदा कर दिया। तो उसी तरह से इराक में जो है वो अलकायदा उसके बाद आया था, और फिर आईसिस आया था, और यही हालत अफगानिस्तान में हुई थी। और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान की वजह से जो पाकिस्तान में हो तो हम झेल रहे हैं, वो तो ये क्या जाने हमारी मार। और ईरान में क्या होगा, वहां तो पहले से ही इतना उग्रवाद है, और ये तो जो है मुल्लाशाही सरकार है, इसके जाने पे क्या होगा कौन जानता है। और सबसे जो है बड़ा खतरा वो भारत को है, क्योंकि यहीं से 1979 में देखिए, जो जिहादी आतंक है उसका कारण तो फिलिस्तीन है। उसकी वजह से 60 और 70 के दशक में पश्चिमी एशिया, जिसे ये लोग मध्य पूर्व कहते हैं, वहां ये आतंक का के कारनामे शुरू हुए थे। यासर अराफात उसमें अगर नहीं थे। उसके बाद जो है, जब से 1979 की ये क्रांति हुई और यहाँ मुल्लाशाही आई, उसके बाद रूस को अफगानिस्तान में घुसना पड़ा। और उसके बाद जो हुआ वो हमारे यहाँ पंजाब में आतंकवाद उसकी वजह से आया, कश्मीर में आतंकवाद उसकी वजह से आया, और फिर उसके बाद जिहादी आतंक पूरे देश में ही फैल गया। तो तब हुआ ये, और अब ये जब सरकार गिरेगी तब क्या होगा हम नहीं जानते। लेकिन वो इतना नजदीक है हमारे, और सीधे सीधे इतने तार जुड़े हुए हैं, तो भारत को सबसे ज्यादा उसकी चिंता होनी चाहिए। तो अच्छा ही किया इन्होंने, चाहे कुछ ही दिन के लिए किया हो सकता आगे न भी करें, इन्होंने हाथ खींच लिया है। तो फिलहाल क्योंकि ऐसे आसार नहीं है, कोई विकल्प वहां तैयार नहीं है उस सरकार को हटाने का, क्योंकि आप जो है वो खamenei साहब को हटा भी देंगे तो उसकी जगह उनका जो जो नेशनल गार्ड है उसका कोई न कोई अफसर आकर के बैठ जाएगा, फिर वो सैनिक शासन हो जाएगा। तो फिर वो एक और तानाशाही हो जाएगी। तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा कौन जानता है। नहीं, लेकिन क्या रजा जो है, रजा शाह पहलवी, अभी तक तो वो उनको सपोर्ट एक तरह से कर रहे थे, और रजा शाह पहलवी बैठे हुए, वो अपनी खुशफहमी में, देखिए उनको देश छोड़े हुए 47 साल हो गए। 47 साल में 2 पीढ़ियां बदल गई हैं, तीसरी पीढ़ी चल रही है। इतनी पुरानी जो है किसी की जड़ें उठती नहीं, ऐसी कोई उनकी लोकप्रिय जो है वो राजशाही थी भी नहीं। तो इसलिए ये मानना वो तो कोई और जो है किसी का नेटवर्क हो वहां देश में, वो सत्ता हासिल करके उनको फिगर हेड बना ले, ये तो संभव है। लेकिन उनके बलबूते पे आप खamenei साहब को बदल लेंगे, ये तो खुशफहमी है, ऐसा तो नहीं होगा। क्या इसको क्या कहा जाए, ट्रम्प साहब बैकफुट पर आ गए हैं, या खamenei जो हैं वापस सत्ता पे काबिज रहेंगे, और जो सड़कों पे लोग आ गए थे उनका क्या होगा? देखिए, खamenei साहब दोनों ही तरफ से हुआ। खamenei साहब की भी सत्ता तो कमजोर पड़ी है जी। अब ये जिस हालत, इससे पहले भी इस तरह के जो है विद्रोह हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि सीधा सीधा उनका नाम लेके मुल्लाशाही के खिलाफ विद्रोह ये हो रहा। तो लोग तो उकता चुके हैं, और इनके प्रतिबंधों के चलते वो ऐसा क्या कर लेंगे जिससे वो इससे बाहर आ जाएंगे, मुझे इसकी कोई सूरत दिखाई देती नहीं। तो जहां तक ट्रम्प साहब ने जो आर्थिक घेराबंदी कर रखी है, उसका तो सीधा सीधा एक ही परिणाम है। जैसे क्यूबा जो है वो धीरे धीरे खुद ही धराशायी होता जा रहा है, वैसे ये भी धराशायी हो जाए।
लेकिन क्योंकि ये जो है ऑयल पावर है, तेल है, और तेल कहीं न कहीं से कोई न कोई खरीद ही लेता है, और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो किसी न किसी तरह से कामकाज चल रहा है। हो सकता है, पता नहीं 1 साल खींचे, 2 साल खींचे, 5 साल खींचे और खींच जाए। लेकिन कहीं न कहीं सत्ता का अंत तो जो है वो नज़दीक आ रहा है। लेकिन ये इनके इशारे पे जब ये चाहते हैं, जैसा ये चाहते हैं वैसा हो जाएगा, ये मानना भी मुश्किल है, क्योंकि इसके भी आसार दिखाई नहीं देते। बीच बचाव किया है सऊदी अरब ने, और ये जो कुछ गल्फ स्टेट्स हैं, ये बीच बचाव कर रही हैं। इन्होंने भी आपने समझाया है कि अब मत जी, करें। जी, आपने जो गल्फ स्टेट्स का, सऊदी अरब का ज़िक्र किया, क्या ट्रम्प साहब को लग रहा था कि भई शिया सुन्नी का जो कंट्रोवर्सी है और शिया कंट्री है ईरान, तो और लोग उनके सपोर्ट में खड़े नहीं होंगे। लेकिन ऐसा लगा कि मुस्लिम कंट्री जितने हैं, वो एक तरह से खड़े दिखाई दिए साथ में। नहीं, वो सपोर्ट में तो खड़े नहीं हैं, लेकिन सपोर्ट उनको में ये नहीं, न लगता था कि भई उसके खिलाफ खड़े हो जाएँगे, वैसा नहीं है। आखिरकार देखिए ना, मतलब उनको भी ये लग रहा है कि आज यहाँ विद्रोह हुआ, तख्तापलट हो गया, और मान लीजिए कल को वहाँ पहलवी की ही सरकार बन जाए, तो क्या गारंटी है कि सऊदी अरब में और बाकी ये जो दुनिया भर की जो तानाशाही शाहियां, ये जो शाही सरकारें हैं, इनके सब खिलाफ राजा लोग क्यों न खड़े होंगे? सब शाही सरकारें ही तो हैं। सब शाही सरकारें हैं, तो सबको अपनी अपनी गद्दी हिलती हुई दिखाई देती है, सिंहासन डोलता दिखाई देता है, और इस्लाम के नाम पे सबके सिंहासन, सबके गद्दियां जमी हुई हैं। जी, तो एक तरह से ये इराक, चाहे वो शिया हो, लेकिन बाकी जो उम्मा है, बाकी जो मुसलमान है, वो तो एक तरह से इस्लाम पे हमले के रूप में देखेंगे ना। जी, तो ये कोई बहुत उनके लिए अमेरिका और इसराइल का सीधे हमलावर होना ईरान पे, ये उनको उनको बड़ ये उनके मतलब पचाने वाली बात नहीं है। बीच में जैसे इराक और ईरान का हुआ था, तो एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पे चढ़ा था, और ये सारे सपोर्ट जो है वो इराक को कर रहे थे कि ईरान से बदला लेना है, तो इराक जी, को चढ़ाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इज़राइल चढ़े और ये फिर उसका समर्थन करें। हो सकता है मतलब कोई परोक्ष रूप से कुछ सहायता उसकी करें, लेकिन सीधे अगर करेंगे तो ये खुद मारे जाएँगे। तो जी, इसलिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि ये लोग सीधे-सीधे इस बात का सपोर्ट करेंगे कि साहब आप चढ़ जाएँ, बमबारी कर दें, गिरा दें। चाहते हैं कि खamenei सरकार गिरे, हो जाए, खत्म हो उसकी जाए। जगह कुछ और आए, जी, लेकिन इस रास्ते से नहीं। जी। ईरान के लिए आपने कहा कि भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। ईरान को और इस पूरी व्यवस्था को आप कैसे भारत के रेफरेंस में देख रहे हैं? क्या नुकसान होगा? क्या चिंता होनी चाहिए भारत को? और कहाँ खड़े होना चाहिए? अभी तो वो एक तरह से शांति है। ये भारत की तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत तो इस वक़्त, इस साल कम से कम, वो आपके ब्रिक्स का अध्यक्ष है, हुँ, और ईरान नया-नया ब्रिक्स का मेंबर बना है। बराबर। तो अगर जैसे अभी मतलब बहस चल रही थी थोड़ी देर पहले, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्होंने बैठक बुलाई थी। उन्होंने निंदा की थी, उन्होंने चेतावनी दी अमेरिका को कि भैया आप सीधे-सीधे इस तरह से, हम मत संप्रभु राष्ट्र हैं, हमारे ऊपर यूँ हमला करेंगे, तो हम जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। हम आपके जहाँ-जहाँ हित हैं, वहाँ वहाँ पर हमले करेंगे। तो ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ये धमकी नहीं है, लेकिन ये आपको चेतावनी है कि हम चुप नहीं बैठे। तो एक तो ये है कि भारत भी कब तक चुप्पी साधे रखेगा? आपके अगर आप दक्षिणी अ, देशों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, तो कहीं तो आपको नेतृत्व दिखाना पड़ेगा ना। और जब राष्ट्र संकट में हो, तब आप सही में उसके हित में न बोलें, तो ये तो नेतृत्व नहीं हुआ। तो एक तो यही बहुत बड़ा धर्म संकट है। और दूसरा देखिए, चाबहार में आपने पता नहीं कितने 100 करोड़, 50 करोड़ डॉलर या 100 करोड़ डॉलर, इतना तो आपने खर्च कर दिया है। करके। तो वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, उसका क्या होगा? उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिर जो आप उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो बनाना चाहते थे, मध्य एशिया से जो जोड़ना चाहते थे चाबहार को, उसका क्या होगा? और फिर आप जो है वो जो अमेरिका का प्रस्तावित जो है वो I-2 U-2 वाला जो कॉरिडोर है, जो इज़राइल और यूरोप तक जोड़ेगा, उसका क्या होगा? वो सभी तो ईरान से होके जा रहे हैं। तो ईरान में अशांति होना, अव्यवस्था फैलना,
वो तो भारत के हित में तो कहीं से भी नहीं है। भारत को तो नुकसान ही नुकसान है चारों तरफ से। और ऊपर से अगर ये सब होगा तो फिर ये इनके प्रतिबंध नहीं हटेंगे। अगर कोई ठीक ठाक, जिसकी की गुंजाइश नहीं लगती, कि कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती कि कोई साफ सुथरी सही सरकार उसकी जगह आ जाए, तो वो कैसे आएगी? न आप तो जमीन पे नहीं है, आप बैठे वॉशिंगटन में बैठे बैठे अपना हुक्म दे रहे हैं कि ये ठीक है, आपने 2 परमाणु ठिकाने जो है उनके ध्वस्त कर दिए, आप कुछ मिसाइल ठिकाने ध्वस्त कर देंगे। हो सकता है आप जो है वो उनका जो नेशनल गार्ड है या जो जो भी गार्ड है उनके जी, उनके किसी ठिकाने पे, उनके सैनिक मुख्यालय पे जाके हमले करें। लेकिन ईरान जो है मरने मारने से नहीं डरता है। आप याद करें, ईरान इराक की लड़ाई में पता नहीं 10 लाख या कितने लोग मरवा लिए थे इन्होंने अपने। वो तो उस तरह के लड़ाके हैं ना, उनको डर है ही नहीं किसी बात का। लेकिन यदि ईरान के साथ खड़ा होगा भारत, तो पहले ही जो सैम अंकल है वो पहले ही नाराज चल रहे हैं। खड़ा मतलब साथ खड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई की आलोचना तो करनी पड़ेगी, चाहे दैवीय शब्दों में करे। मतलब ये तो नहीं कर सकता कि साहब ईरान के साथ कोई खड़े न हो तो आप झंडा ले खड़े हो जाएं। लेकिन अध्यक्ष होने के नाते आपको कभी न कभी तो बोलना पड़ेगा ना, और उससे कब तक डरेंगे? और देखिए, इनसे डर के तो यूरोप ने कौन सा अपना बड़ा हित कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद तानाशाह हैं, और तानाशाह व्यक्ति के खिलाफ जब तक बाकी लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक उसका हौसला बढ़ता ही जाता है। अब देखें, अब ग्रीनलैंड, मतलब वो तो वेनेजुएला वगैरह तो छोड़ दीजिए आप, और ईरान भी छोड़ दीजिए, क्योंकि उन पे तो तमाम तरह के आप बहाने लगा सकते हैं कि साहब ईरान तो पूरे मध्य तानाशाही है। एशिया में जो है वो आतंक फैलाता है, और वो तो आतंक की क्या कहते हैं बाड़ी है। और आप ये भी कह सकते हैं कि साहब वेनेजुएला वाला जो है वो ड्रग तस्करी करता था, वो ये करता था, ड्रग आतंक मचाता था। लेकिन ग्रीनलैंड ने क्या बिगाड़ा है? कौन सी चुनौती है आपको ग्रीनलैंड से कि साहब मेरी तो राष्ट्रीय सुरक्षा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपको ग्रीनलैंड चाहिए। अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा तो भारत की भी है, तो क्या भारत जाकर के बांग्लादेश को दबोच ले, श्रीलंका को दबोच ले, या कम से कम मालदीव्स को ही दबोच ले कि भाई हमारे तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और ये तो मालदीव्स वाले तो अपनी रखवाली कर नहीं सकते चीन से, तो हम ही करेंगे ना, हम जाकर के कर लेंगे। तो यही तो तर्क दे रहे हैं कि चीन खतरा कहां से है, कि चीन और रूस के युद्धपोत जो हैं वो उत्तरी ध्रुव के सागर से, क्योंकि वहां बर्फ पिघल रही है, वहां जलमार्ग तैयार हो रहे हैं, उन जलमार्गों से ये आएंगे कि पनडुब्बियां आएंगी, और उससे खतरा है। उससे ग्रीनलैंड अपने आप को नहीं बचा सकेगा, और ग्रीनलैंड नहीं बचा सकेगा तो हम भी उसकी जद में आएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम, अरे वो खुद कह रहा है कि भाई आपका पहले से वहां एक सैनिक अड्डा है, पूरा अड्डा बना हुआ है ना, वहां तो सैनिक अड्डा है। और इससे पहले जो है उनके 50 अड्डे थे, वो सारे खुद बंद कर लिए। जब से शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ का बिखरा हुआ, इनको लगा कि अब कोई फायदा नहीं है, क्या जरूरत है। और वो कोई मतलब स्विट्जरलैंड तो है नहीं जहां जाकर के आपने अड्डे बना लिए और आप ऐश कर लेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही मतलब इतना ठंडा मौसम है वहां, वहां रहना बड़ा मुश्किल है। ये जो कह रहे हैं कि ये खोदेंगे वहां, वो खोदें, दुर्लभ खनिज होंगे, लेकिन 3 मील मोटी बर्फ की परत से 80% उस द्वीप का हिस्सा ढका हुआ है, बना हुआ है। और वो उस परत भी स्थिर नहीं है, क्योंकि उस बर्फ पिघल रही है, पूरे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो पानी नीचे जाता है, और जमीन पे पानी है, ऊपर वो जो है 3 मील जो है तैर रहा है, तो वो हर दिन 10 से 15 मीटर वो इधर से उधर खिसकता है। ऐसे में आप उस बर्फ में खोद करके कहाँ कौन सी खान बना लेंगे? तो जहां जहां बर्फ नहीं है तटीय इलाकों में, वहां से तो कुछ निकाल लेंगे आप, तेल भी निकाल लेंगे, दुर्लभ खनिज निकाल लेंगे, लेकिन जो मुख्य भाग है उसमें कहाँ क्या है ये तो अलग है ना अभी सब लोगों के लिए। तो ये सब एकेडमिक बातें हैं, इनको लेकर के ये कहना है कि साहब ये तो मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, और मैं तो जब तक ये नहीं मिलेगा, मैं तो या तो सीधे रास्ते दे दो, और नहीं तो मैं उल्टे रास्ते ले लूंगा, जबरदस्ती करके ले लूंगा। तो अगर आप ऐसी जबरदस्ती करके लेंगे तो फिर ये है कि भाई कोई न कोई तो उसके खिलाफ बोले ना। आप 27 यूरोपीय देश हैं, नेटो के देश भी हैं सारे के सारे, इनको छोड़ के वो सारे नेटो के देश क्यों चुप हैं? 27 यूरोपीय देश क्यों चुप हैं? इन सब ने बैठ करके निंदा क्यों नहीं की? अभी तक इन्होंने 50 इस तरह के बयान दे दिए, एक भी बयान की तरफ से नहीं आया कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी।
तो जब तक ये नहीं होगा तब तक इनकी मनमानी चलती रहेगी। ये तो दुनिया, मतलब बाकी देश भी, भारत उसमें शामिल है, इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, लेकिन अब लोग कह रहे हैं जैसे इराक के साथ थोड़ा सा शांति जैसी बात हुई, मान लीजिए शांति मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ, तो फिर तो सारी नजर, सारा फोकस उनका ग्रीनलैंड पे ही रहेगा, और किसी दिन वेनेजुएला ना हो जाए ग्रीनलैंड। आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी ग्रीनलैंड पर कब्जा जो है अमेरिका का हो जाए? ग्रीनलैंड पे कब्जा करने, देख, जब तक यूरोप के देश, नेटो के देश इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, वहां जाके अपनी सेना नहीं इकट्ठा कर लेंगे, और इनको जब तक ये नौबत नहीं आ जाएगी कि भाई आप ग्रीनलैंड को ऐसे नहीं ले सकते, आपको 10-20-50 हजार यूरोपीय सैनिक मार करके ही आप ग्रीनलैंड ले सकते हैं, तो फिर इनको कांग्रेस को भी जवाब देना पड़ेगा, फिर ये पीछे हट जाएंगे। इनके बारे में एक जो है वो एब्रीविएशन बनी हुई है, नाको, क्या नाम, नहीं टाको, सॉरी, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो जब जो है मार आर पार की आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। पीछे हट जाते हैं। चीन से पीछे हट गए, अभी ईरान से पीछे हट गए, ऐसे दुनिया भर के और दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं, जिसमें ये जब इनको लगता है कि अरे इसमें नुकसान हो सकता है तो पीछे हट जाते हैं। तो आप नुकसान होने की परिस्थितियां पैदा करेंगे, जब चुनौती देंगे तभी तो नुकसान की इनको चिंता होगी ना। यूरोपियन कंट्रीज या नेटो जो है वो खड़ा हो रहा है ग्रीनलैंड? सोचने तो लगे हैं, लेकिन 6 देश अभी सामने आए हैं, ऐसे नहीं होगा। मतलब सभी देशों को मिलकर, ये नहीं है कि साहब अच्छा 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 ठीक है 4-5 देशों को लड़ने दो, मैं तो जो है अपना कर, जैसे हंगरी कर लेगा बीच में, स्पेन ने कुछ नहीं कहा, तो ऐसे 2-4 देश कहे कि नहीं साहब मैं चुपचाप अपना काम निकाल लूं, ऐसे नहीं होगा। इस तरह सिद्धांत की बात पे, और जो सार्वभौम सिद्धांत की बात है, ये तो मतलब किसी भी देश की संप्रभुता, ये एक बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पहला बुनियादी सिद्धांत है। जब आप उसकी रक्षा के लिए बात नहीं उठा सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो फिर आप किस लिए हैं? फिर तो व्यवस्था ही नहीं है ना, अव्यवस्था है। और यही इस व्यवस्था का सबसे बड़ा संकट है कि जिसको व्यवस्था का, जो आज तक उस व्यवस्था को कायम करता आया, जो उसकी दुहाई देता है, जो ये कहता आया कि हम जो है संप्रभुता के रखवाले हैं, हम उदार लोकतंत्र के रखवाले हैं, तो ये तो ग्रीनलैंड तो उदार लोकतंत्र भी है, संप्रभु भी है, 50,000-56,000 लोग हैं, उनकी अपनी सेना भी नहीं है, वो सेना रखते नहीं है, क्योंकि उनकी रक्षा का जिम्मा डेनमार्क ने ले रखा है, क्योंकि वो डेनमार्क का उपनिवेश है पहले, आजकल स्वायत्त हैं लेकिन था तो उपनिवेश। तो वो तो चाहते तो ये हैं कि डेनमार्क से भी वो आजाद हो जाए, लेकिन क्योंकि न उनकी सेना है, न कोई विदेश नीति है, 56,000 लोग हैं, तो जब डेनमार्क के अंदर, डेनमार्क की छत्रछाया में रहते हुए उनको नहीं निपक्षा जा रहा, तो वो अगर वो बिल्कुल ही आजाद हो जाएंगे तो फिर तो मतलब ट्रंप की क्या जरूरत है, फिर तो कोई मेयर भी आकर के उनको कब्जा कर लेगा उनके ऊपर। तो अगर विश्व में अगर ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी, जो छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, जहाँ कुछ हजार की आबादी है, जो टापू हैं, ट्रंप साहब को स्टेट के नंबर 51, 52, 53 कुछ करना है। 51, 52, 53 की बात नहीं है, ये केवल जो है ये महामानव बनने की भूख है। ये इतिहास में दर्ज करना चाहते हैं कि ये अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति थे, और ये दुनिया के महानतम जो है वो शासक भी बनना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो इनके दिमाग में चल रही हैं, और उस भूख में जब आदमी अंधा होता है, तो जो नेपोलियन का हाल हुआ था, जो हिटलर का हाल हुआ था, जो माओ स्टालिन का हाल हुआ था, वही इनका होगा। लेकिन जैसे आपने एक बात कही कि बैकआउट करते हैं जब भी ऐसा होता है, अब जेलेंस्की के साथ, मतलब एक और कंट्री वहां पर यूक्रेन, उसको लेकर भी पुतिन साहब का जो स्टैंड है वो बार बार बदलता रहा। अब तो कभी वो कहते हैं कि लड़ना है, एक बार तो उनका तुम लड़ो वहां पर, फिर कहते हैं कि नहीं तुम लड़ ही नहीं सकते, फिर बोले हथियार खरीदें, हथियार नहीं खरीदें, और अब आजकल वो अलग हो गए हैं एक तरह से, कोई बहुत बड़ी भूमिका में नहीं है। तो क्या होगा जेलेंस्की का? जेलेंस्की का तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जेलेंस्की का कुछ अगर करना है तो यूरोप को करना होगा, इनका तो साफ है। ये तो यूरोप को तोड़ने, नेटो को तोड़ने के चक्कर में है। जब ये ग्रीनलैंड पे चढ़े आ रहे हैं तो ये उनकी क्या रक्षा करेंगे? इन्होंने ये कहा कि जब तक मैं
स्वामित्व नहीं ले लेता ग्रीनलैंड का, तब तक मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता जी। तो इस तर्क से तो आपको जापान का भी स्वामित्व चाहिए। जी। जापान की रक्षा कौन करेगा? जापान ने अभी तक अपनी उस तरह की सशस्त्र सेना बनाई नहीं है इनके चक्कर में। हाँ। इनका एक पूरा कॉन्टिनेंट वहां रहता है और हाँ। इनकी सुरक्षा का कवच है, इनकी सुरक्षा की ढाल है। इसकी वजह से उन्होंने अपनी सेना का उस तरह से नौसेना का भी विकास नहीं किया है। कल को चीन का खतरा हो या रूस का ही खतरा हो जापान के लिए, तो कौन बचाएगा उसको? साउथ कोरिया को कौन बचाएगा? यूरोप को आप बचाने, जब आप ग्रीनलैंड पे चढ़े आ रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि मैं, और क्या मतलब कहते हैं कि देखिए तब तक जो है, जब तक स्वामित्व का भाव न हो, ओनरशिप जब तक न हो, तब तक जो है वो डिफेंस वाली जो वो जील है वो नहीं आती। वो नहीं आती है। तो ये तो तर्क है बता। ग्रीनलैंड और वेनेजुएला का असर आप ताइवान पर भी देखते हैं क्या? बिल्कुल सीधा सीधा है, ताइवान पर है। मैं तो कह रहा हूँ ताइवान ही क्यों, जापान पर भी है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से रास्ता खोल दिया है, अगर ये ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे तो उसका मतलब तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। फिर तो कोई भी देश किसी के ऊपर भी कब्जा कर लेगा। फिर इसीलिए तो मैं किसी बहाने की भी जरूरत नहीं है ना। हाँ। अभी तो चीन के पास तो बहाना है ताइवान का कि सब ये तो हमसे ही बिछड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको दोबारा मिला रहे हैं, हमारी थैली के हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के बारे में तो ये भी नहीं कह सकते कि हमसे बिछड़े हुए हैं। वो तो इनुइट्स हैं, उनका इनका कोई लेन देन नहीं है। वहाँ वो जो आदिवासी हैं वो शुरू से वहां है, तो वो यूरोप के भी नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि साहब हमें डेनमार्क भी नहीं, हमें तो आजाद कर दो। चाहिए नहीं, लेकिन जब ग्रीनलैंड पर हो जाएगा फिर ताइवान के लिए कोई नहीं रोक सकता ना चाइना को। कोई तर्क की जरूरत नहीं है ना उसके बाद तो ये कहेंगे जब उनकी मिसाल देख लीजिए आप, हमें क्या कह रहे हैं, ये तो हमारा ही है। उसके बाद तो भारत के लिए भी कोई लगाम नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत में तो मतलब अगर ऐसी हिम्मत होती, भारत ने तो हमेशा देना सीखा है, लेना थोड़ी सीखा है, छीनना नहीं सीखा है। अभी तक दिया ही दिया है, कश्मीर दे दिया। भारत में भी ये बात हो रही है सर कि भाई जब चाइना ताइवान पर करेगा, ग्रीनलैंड वेनेजुएला अमेरिका के पास होगा, तो भारत को भी कर लेना चाहिए। क्या आपको कहाँ कर लेना चाहिए आपको? तो भारत को तो नेपाल भी आंख दिखाता है। वो जो द्वीप है साउथ में, जिसको लेकर के झगड़ा श्रीलंका से चल रहा, फाइनली श्रीलंका नहीं ले लिया वो, तो उसमें भी क्या कर पाया? एक भी कोई, मतलब जो पुराने उपनिवेश थे भारत में, जैसे गोवा था, वो तो भाई मतलब उन्होंने जबरदस्ती उपनिवेश बना रखा था, तो उसको तो आजाद कराना जरूरी था ना। वो तो किसी से छीना नहीं आपने, अपना जो है वो। इसी तरह सिक्किम का, इसके अलावा बाकी आपने कहा एक एक मतलब जर्रा भी किसी की जमीन का अपनी आपने दी है। अपना आपने कश्मीर दे रखा है, वो चीन को भी दे रखा है, पाकिस्तान को भी दे रखा है। अपना आपने जो है वो, चीन तो दावा करता है अरुणाचल प्रदेश पर भी, ठीक है अभी तक वो गया नहीं है। तो अपना आपने जो है वो श्रीलंका को दे दिया, और नेपाल जो है वो कह रहा है कि साहब ये तो हिस्सा हमारा था। तो ये जो स्थिति है, इस खैर मैं ये नहीं कह रहा कि भारत को चढ़ जाना चाहिए बाकी देशों की तरह, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भारत जो है वो कम से कम ये कह सकता है कि साहब हमारे ऊपर कोई फिर कब्जा न करे, हम अपने आप को पुरजोर तरीके से डिफेंड कर सकता है। भारत किसी और को हथियार लेगा। भारत, अब ये देखिए बांग्लादेश आंख दिखा रहा है कि साहब आपके जो 7 सिस्टर्स हैं उनको अलग कर देंगे। तो ये तो 1971 में इनको सोच लेना चाहिए था कि 1971 में जब बिल्कुल धुप्पल था, जब देश था ही नहीं, तब आपने क्यों नहीं देखा कि चटगांव जो ट्रैक्ट है उसको कम से कम आप ऑटोनोमस, आप उसको स्वायत्ती बना देते, तो कम से कम आपको एक तो समुद्र का रास्ता मिल जाता और ये झंझट न रहता। आज जो हिंदुओं की वहां बुरी दुर्दशा हो रही है वो ना होती, कम से कम वो इस पॉकेट में रहते। तो ये नहीं सोचा ना, और अपना तो सोचा ही नहीं, वो चिकन नेक वाला है। तो ये हमारी विदेश नीति जो रिएक्शनरी रही, आगे की सोच के नहीं चलती। ये लोग अमेरिका वगैरह देखिए, ये आज तो ट्रम्प कह रहे हैं, लेकिन 1946 में प्रेसिडेंट ट्रूमन ने 10 करोड़ का सोना तोलकर इसको खरीदने का प्रस्ताव रखा था, ग्रीनलैंड हमें दे दो। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ग्रीनलैंड में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब ग्रीनलैंड में
अड्डे बनाए थे, ये जो 100 के आसपास अड्डे थे अमेरिका ने, और वो अड्डे बनाए थे जर्मनी की सेनाओं को ऊपर मतलब उत्तरी सागर से अंडमान सागर में आने से रोकने के लिए, कंट्रोल के लिए। उसके बाद जब शीत युद्ध शुरू हुआ तब इनको डर लगा कि सोवियत युद्धपोत और पनडुब्बियां आएंगी, तो उनको रोकने के लिए यहाँ इन्होंने अपने स्टेशन रखे और मिसाइलें जो आएंगी उस तरफ से उनके पूर्व वार्निंग सिस्टम जो है वहां लगा के रखे थे। तो ये शुरू से चल रहा था, इसलिए 1946 में उन्होंने ये कहा था कि ये हमें दे दीजिए, क्योंकि मतलब इससे हमें ये सुविधा है कि हम अपने एंटी मिसाइल सिस्टम यहाँ लगा सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप एंटी मिसाइल सिस्टम लगा लीजिए, लेकिन आप देंगे नहीं हम आपको। तो ये तब से चला आ रहा है। अब जो है वो इनको लगा है कि पूरी दुनिया में व्यवस्था क्योंकि छिन्न-भिन्न है, मनमानी चल रही है। वो तो ट्रूमन का जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। ट्रूमन को तो मतलब एक तरह से आगे की सोच के एक विश्व व्यवस्था कायम करनी थी, ये तो विश्व व्यवस्था तोड़ने में तुले हुए हैं। तो इनको तो आगे का सोचना ही नहीं है ना, इनको तो अभी चाहिए, बस अभी दे दो ताकि मैं महान बन जाऊं। बाकी बात का देखा जाएगा। तो जो व्यक्ति जो है वो मचाडो से नोबेल पुरस्कार का प्रशस्ति फलक जो है वो लेने से नहीं चूकता, वो ग्रीनलैंड की नैतिकता के बारे में क्या सोचेगा? सर आखिरी सवाल कि जो 2025 तो हमने ये ट्रम्प साहब के टैरिफ से निकाल दिया, भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई बदलाव आप इस साल देख रहे हैं क्या? कि सर्जियो गोर के आने के बाद सर्जियो गोर ने आके यहाँ पर कहा कि नहीं हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और सब कुछ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन गोर तो भोंपू हैं। गोर क्या करेंगे इसमें? ट्रंप के राज में सर्जियो गोर की तो बिसात क्या है, आपके जो क्या नाम से विदेश मंत्री हैं, उन विदेश मंत्री की भी कोई वक़्त नहीं। जो ट्रंप चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे तो सर्जियो गोर जो है वो उनका कहा पूरा कर देंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं चाहेंगे। तो असली जो नब्ज़ है वो तो ट्रंप के पास है। और ट्रंप के जब तक उसको चीन से या बाकी देशों से, जब तक अब जैसे व्यापार में हो रहा है, ये सब प्रतिबंधों के बावजूद चीन का जो व्यापार लाभ है वो तो इतिहास में सबसे ज्यादा हो गया और उसका व्यापार भी नहीं घटा। तो धीरे धीरे इनको जब ये समझ में आएगा कि अमेरिका के बगैर भी लोग व्यापार कर सकते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो हो सकता है खुद ही पीछे हटने लगे। इनको लगे कि साहब मैं क्यों अपना नुकसान कराऊं। वो कल को जिन उद्योगपतियों के बलबूते पे नाचते हैं वो उद्योगपति भी ठीक है 1 साल 2 साल इनकी जिद पे जो है इनकी मिजाज पुरसी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दूसरा साल बीतेगा और ऐसा लगने लगेगा कि अब ये बीती बात होने वाले हैं, तब फिर इनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो रिश्ते सुधरेंगे। इनकी तरफ से जो इनका जिसे कहते हैं जो कूटनीतिक आधार ढांचा है, उसके लोग कभी-कभी समझदारी के बयान देते हैं कि भारत के अलावा जो है भारत सबसे महत्वपूर्ण साझीदार है, भारत के अलावा और कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं। वही पुरानी वाली वो दोहराते हैं, लेकिन ये है कि वो बात तो अब लौटने वाली नहीं है। जो भारत और अमेरिका के संबंधों का दौर शुरू हुआ था, वो लौटनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत को भी अब अकला गई है। मुझे उम्मीद है कि अगली आने वाली जो भारतीय सरकारें हैं वो भी ये ध्यान में रखेंगी कि कूटनीति में कोई जो है परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, हित होते हैं सबसे आगे। तो ये सोच के चलेंगे, लेकिन ये है फिर भी दुश्मन के साथ भी व्यापार तो करना पड़ता है। अब चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ रहा है। ये आप इसको रहीमन धागा समझ रहे हैं क्या कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटका? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि हाँ वो अच्छा वो गांठ केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों में इनकी वजह से नहीं पड़ी है, बल्कि इन्होंने वो गांठ जितने भी अमेरिका के अच्छे से अच्छे दोस्त थे उनके संबंधों में भी डाल दी, हमेशा के लिए डाल दी। अमेरिका की एक सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि देखिए समाज में भी, और ये अंतर्राष्ट्रीय समाज ही है, जब कोई एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बलवान हो जाता है तो लोग मुंह पे नहीं कहते, लेकिन लोग उससे कतराने कटने लगते हैं। और ये स्थिति अमेरिका के साथ नहीं थी, रूस के साथ थी। रूस सोवियत संघ जब मजबूत हुआ
तो ठीक है, उस वक्त उसके दबाव में आकर के पूर्वी यूरोप और एशिया के, अफ्रीका के, लेकिन जैसे ही उसकी पोल खुली, उसका विघटन हुआ, वो मतलब ऐसी भगदड़ मची कि तुरंत दूसरे पाले में वो चले गए। इसका मतलब यह है कि वो मजबूरी में साथ में थे, प्रेम उनका कभी नहीं था। नहीं था। लेकिन अमेरिका की स्थिति दूसरी थी। सबसे बलवान होने के बावजूद पूरा यूरोप, जापान, साउथ अफ्रीका, मतलब आपका साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जहां जहां जो लोकतांत्रिक देश थे, वो सब उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया। और वहां जो है सत्ताएं बदली, अच्छे राष्ट्रपति भी आए, बुरे राष्ट्रपति भी आए, लेकिन वो साथ रहे। तब भी साथ क्योंकि क्योंकि वो एक व्यवस्था, चाहे मनमानी करते थे, लेकिन वो काम, मतलब वो न्याय की बात भी करते थे, हिसाब की बात भी करते थे। जी। तो ये जो कमाया था अमेरिका ने 80 साल से, वो इन्होंने एक साल में बिल्कुल गवा डुबो दिया है। अब अमेरिका को भी दोबारा प्रयत्न करना पड़ेगा उस तरह का विश्वास पाने के लिए, और वो विश्वास मुझे नहीं लगता अब कभी लौटेगा। चलिए देखते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विषय हैं उस पर बहुत गहराई के साथ आपने बात की, तो लोगों को समझ में आएगा। आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और शिवकांत जी को सुनिए। दुनिया के हालचाल भी आपको पता चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।